हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ये आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जो है BSPCL का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का कितने डिग्री से अधिक होता है। दोस्तों, जो सोल्डरिंग आयरन होता है इसमें प्रयुक्त तत्व का तापमान जो होता है वो कितने डिग्री से अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 100, 200, 300 और 400। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन को बताना है कि सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का जो तापमान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 400 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त जो तापमान होता है वो 400 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा हथौड़ा है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, धात्विक कार्यों के लिए करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है काला हथौड़ा, दूसरा बॉल पिन हथौड़ा, तीसरा के पास स्लेज हथौड़ा और चौथा कौन सा वेज हथौड़ा। तो दोस्तों, जो हम लोग प्रयोग करते हैं धात्विक कार्यों के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं वो होता है कौन सा, बॉल पिन हथौड़ा होता है। यानी कि बॉल पिन हथौड़ा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धात्विक कार्यों के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं उसका एम्पियर कहते हैं। ठीक है, यानी एम्पियर जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, विद्युत धारा का मापने वाली इकाई होती है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम जो होता है क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यांकी मोटर की गति क्या होती है। दोस्तों, जो पोलों की संख्या होती है मोटर में, आप सबको पता होगा कि पोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसका भी प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस में दिए हैं, आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यांकी मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी हम पोलों की संख्या अधिक करेंगे, ठीक है, तो तुल्यांकी जो मोटर की गति होगी वो कम हो जाती है। ठीक है, देखिए जब भी आप मोटर देखेंगे तो उसमें क्या लगा रहता है, ये RPM भी रहता है। ठीक है, हर्टेज रहता है, RPM रहता है। तो आप यहाँ से पोल की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप मोटर की यदि किसी भी मोटर में पोल की संख्या अधिक होगी तो उसका जो तुल्यांकी मोटर की गति होगी यानी कि RPM होगा वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करता है उसे क्या बोलते हैं। जब भी किसी मोटर के स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जिस गति से घूर्णन करता है उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तुल्यांकित गति, तुल्यकालिक गति, दूसरा के पास है रोटर गति, तीसरा के पास ऑप्शन है आर्मेचर गति और इनमें से सभी। तो दोस्तों, किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके घूर्णन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 RPM है। इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसमें जो भी आपको इसमें डाटा दे रखे होंगे उसको आप लिख लीजिएगा पहले। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास दे रखी है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है। ओके, और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे RPM कितना दे रखा है हमारे पास, तो RPM की वैल्यू कितनी है, तो 600 जो है RPM दे रखी है। ठीक है, अब पोलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, वो 120 F बाय क्या होता है, NS सॉरी P। तो यहाँ से हम पोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पोल की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 F बाय क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में यदि पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखिए P की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 120 हो जाएगा और F की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, तो 50 हो गया और जितना RPM कितना दे रखा है हमारे पास, तो 600 RPM दे रखा है। यदि आप इसे डिवाइड करते हैं, यदि मतलब ये कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
5 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि 10 जो है पोलों की संख्या इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब सभी लोगों को बहुत लोगों को लगता होगा दोस्तों यहाँ 120 यहाँ पर कैसे लाए, तो आप यहाँ से फॉर्मूला से देख सकते हैं कि 120 हम कहाँ से लाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पोलों की संख्या आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यानी कि 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु किया जाता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु करते हैं, तो वो कौन सा आपके पास युक्ति है। ठीक है, वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है रेक्टिफायर, एमजी सेल, डीसी जनरेटर और बैटरी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रेक्टिफायर, यानी कि वो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग क्या होता है एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार, यानी कि एसी को जो डीसी में चेंज करते हैं वो कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एसी को जब डीसी में चेंज करते हैं वो किस युक्ति द्वारा करती हैं, तो वो कौन सा युक्ति होगा, रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं एसी को डीसी में चेंज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। वही देखिए क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, तो वो कौन सा युक्ति है। आपके पास ऑप्शन है कन्वर्टर, ऑसिलेटर, ऑसिलोस्कोप और रेक्टिफायर। तो देखिए दोस्तों जब भी हम दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करेंगे तो वो ऑसिलेटर के द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ऑसिलेटर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, किसी भी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह परमाणुत्र प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों की कोर से घिरी होती है। यानी दोस्तों परमाणुत्र क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर होता है। परमाणुमित्र किसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो वह कौन सा परमाणुमित्र है जिसका प्रयोग बाइंडिंग चारों ओर के कोर से घिरी होती है, तो वो बताना है आपको। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कोर प्रकार के, सेल प्रकार के, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो क्या होती है, सेल प्रकार की ट्रांसफार्मर जो होती है दोस्तों उसमें क्या होती है, वाइंडिंग जो होती है चारों कोर से घिरी हुई रहती है। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों डीसी मशीन में क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आर्मेचर के जो दोष होते हैं इसमें जो कोई फॉल्ट आ जाती है तो फॉल्ट को जांच करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। देखिए नियॉन फेज टेस्टर, ग्राउंडर, ग्राउलर और वाल्टमीटर। तो दोस्तों जब भी हम डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे तो उसके जो आर्मेचर होंगे उसमें जो कोई डॉट आ जाएगा यानी कि कोई फॉल्ट आ जाएगा तो उसको जाँच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम ग्राउलर मशीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ग्राउलर एक ऐसा युक्ति होती है जिसमें हम किसी भी आर्मेचर में जो दोष आती है डीसी मोटर में उससे हम जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दृष्टि धारा जनित के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक दृष्टि धारा जनित में आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो होता है यानी कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो होता है दोस्तों वो यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि एक दृष्ट धारा जनित के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी कि एक दृष्ट धारा जनित के आर्मेचर में बाइंडिंग में उत्पन्न होने विद्युत वाहक बल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों जो लैप वाइंडिंग होता है उसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं, उसको मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, श्रेणी वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग, डंपिंग वाइंडिंग, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें जो लैप वाइंडिंग होता है इसके अन्य नाम कौन से होते हैं, वो समांतर वाइंडिंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि समांतर वाइंडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कह रहा है कि समानतः एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा कितनी शक्ति का व्यय होता है। दोस्तों आपने सबने फ्लोरेसेंट ट्यूब जरूर देखा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक समान फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा जो है ना कितनी शक्ति का व्यय होता है, 200 वाट, 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट। ठीक है, तो दोस्तों एक समान फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है उसके द्वारा शक्ति का जो व्यय होता है वो कितना होता है, 40 वाट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि 40 वाट जो होती है एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के शक्ति का व्यय होता है, यानी कि उतना शक्ति उसमें खर्च होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में लगाते हैं? दोस्तों आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब देखा होगा, उसमें क्या चौक लगा रहता है, ठीक है। तो चौक जो लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं, ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर क्रम में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी हम एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक को लगाते हैं तो वो किसमें लगाते हैं हम? श्रेणी क्रम यानी सीरीज पे, जो सीरीज में लगाते हैं। कौन सा? तो इसको चौक को। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समांतर कौन सा बल्ब अधिक विद्युत वक्र शक्ति खपत करेगा? तो दोस्तों समानांतर कौन सा ऐसा बल्ब होता है जो अधिक विद्युत खपत करता होगा? आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, एक CFL होता है। पहले CFL चलता था, उसके बाद LED आया। उससे पहले दोस्तों एक क्या होता है, लाल बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है टंगस्टन तत्व बल्ब लगे होते हैं, जो मतलब लाल बल्ब चलता है। तो यहाँ पे कहा है कि समांतर कौन सा बल्ब विद्युत वाहक शक्ति खपत करेगा? तो जो टंगस्टन तत्व बल्ब होगा वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, विद्युत शक्ति खपत होती है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है 100 वाट का बल्ब होता है, ठीक है। जबकि जो LED सब होता है ये कितना होता है, 9 वाट का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब शक्ति जो पावर लेगा वो कौन सा लेगा, ये टंगस्टन तत्व बल्ब ही लेगा, ठीक है। वो शीशा वाला होता है उसमें। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम जब आयरन करते हैं अपने वस्त्रों को, तो उसमें आयरन उपयोग करते समय विद्युत झटका महसूस होता है, कभी कभी क्या होता है करंट लगने लगता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपूर्ति के बल में लघु परिपथ, दूसरा आपूर्ति का अधिक होना, स्त्री में भूमि दोष, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों क्या होता है ना, जब भी स्त्री यदि आयरन में जब झटका लगता है तो उसका कारण हो सकता है कि स्त्री में भूमि दोष हो, यानी कि उसका जो अर्थिंग होता है वो सही से काम मतलब अर्थिंग से वो कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए वजह से क्या होता है आपको करंट लगता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्रत्यावर्ती किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो दोस्तों जो एक प्रत्यावर्तक होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, ये वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये प्रत्यावर्ती का काम होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 3 कला प्रत्यावर्तक से प्राप्त फेजों में मध्य कितना वैद्युतिक डिग्री का कोण रखा जाता है? तो दोस्तों जब भी एक 3 यानी 3 फेज जो मोटर इंडक्शन मोटर होता है, ये प्रत्यावर्तक होता है, इंडक्टर होता है, फेजों के मध्य कितना वैद्युत डिग्री का कोण रखा जाता है? तो ये 120 डिग्री का कोण रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन में नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम लोग DC शंट जनित्र का प्रयोग करते हैं, DC कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं और रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, यानी कि तीनों ये सभी के प्रयोग कर सकते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसी प्रत्यावर्तक में। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? दोस्तों जो प्रत्यावर्तक होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं ये आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार और फैराडे के विद्युत अपघटन के अनुसार और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्तक होता है ये जो काम करता है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एकल कला मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो एकल कला मोटर होता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों एकल कला मोटर के लिए क्या होती है ना, ये एकल कला आपूर्ति से केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एकल कला मोटर की किस बाइंडिंग का प्रतिरोधक सबसे अधिक होता है? दोस्तों एकल कला मोटर में किस बाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है सबसे अधिक होता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होता है एकल कला मोटर में, इस बाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वो अधिक रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत पंखे में कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं? दोस्तों जो सीलिंग फैन होता है हमारा, तो उसमें जो छत पंखा रहता है उसमें कौन सी मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है संधारित्र प्रारंभ मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर, सार्वत्रिक मोटर और रिलेक्टेंस मोटर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आपके जो घर में जो मिक्सिंग होता है मिक्सर, उसमें किस प्रकार का मोटर का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। आपके पास संधारित्र प्रारंभ मोटर, अस्थायी प्रारंभ मोटर, सार्वत्रिक मोटर और रिलेक्टेंस मोटर। तो देखिए दोस्तों जब भी हम घरों में जो मिक्सर होता है इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र जो सार्वत्रिक मोटर जो होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। यानी कि घरेलू खाद्य मिक्सर में जो संधारित्र मोटर होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन
स्टार्टर में किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किस सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ये OLC का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि OLC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, OLC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन कौन जो लोग हैं ये इसका आंसर बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रक सबसे कठिन होता है। यानी दोस्तों कौन ऐसा मोटर है जिसमें मोटर गति नियंत्रण जो होता है वो सबसे कठिन होता है, यानी कि उसका गति को नियंत्रण करना सबसे कठिन होता है, ये आपको बताना है। डीसी शंट मोटर में, स्पेलिंग इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, और में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो है गति नियंत्रण सबसे कठिन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्पेलिंग बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। कार्बन या फिर ग्रेफाइट का, ब्रास या स्टील का, सिल्वर या गोल्ड का, कॉपर या एल्युमिनियम का। तो दोस्तों ब्रास या जो है ना, ब्रास या स्टील का प्रयोग करते हैं स्पेलिंग बनाने में। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है। दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है, वाटर पंप में जो पंप मोटर उपयोग की जाती है कौन सी होती है। दोस्तों जो वाटर पंप मोटर उपयोग करते हैं वो कौन सा मोटर उपयोग करते हैं वाटर पंप पे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर ये हो जाएगा, स्क्विरल केज मोटर, यानी कि स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग करते हैं हम लोग वाटर पंप में, इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्नों को बताए हैं। अब आपका काम यह है कि आपने इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाएँ, यदि आपका स्कोर कितना रहा है आप अपना स्कोर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।